सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया गणित मंजरी, उसका चैप्टर 5 जो कि हमारा आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड है, उसका ये इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। ठीक है, अभी देखो चैप्टर का नाम क्या है, आई एम अप एंड राउंड एंड राउंड। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? सर्कल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो सर्कल का कंसेप्ट आया कहाँ से हमारे पास? अगर आप देखोगे हमारे डेली लाइफ में भी आप आसपास कहीं ना कहीं सर्कल शेप का कहीं ना कोई कोई ऑब्जेक्ट देखते होगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आप मुझे बताओ, जो हमारे पास कोइन, जो हमारे पास बाईसाइकिल या कोई भी व्हीकल्स होते हैं, उनके जो व्हील होते हैं, ठीक है, उनका शेप। और रेन ड्रॉप, जब हमारे पास, अगर आपको एनसीईआरटी में देखी होगी आपने पिक्चर्स, जब भी कोई रेन ड्रॉप पानी के ऊपर गिरती है तो एक सर्कुलर पैटर्न सा बनाती है ना। तो देखो व्हील का शेप, कॉइन का शेप, और मून मून तो एक स्फीयर शेप में होता है। वैसे आप अगर आप दूर से देखोगे उसको 2D में, तो आपको एक सर्कुलर शेप भी दिखाई देगा, है ना। ऐसी पिज्जा और क्लॉक, ऐसी कई सारे हमने आसपास चीजें देखी जिनका शेप है ना कैसा दिख रहा था। सभी में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? वो सभी सर्कुलर शेप की थी, है ना। वहीं से हमारा है ना सर्कुलर शेप के बारे में ना कंसेप्ट हम सब ने पढ़ा। ठीक है, सर्कल होता क्या है, सर्कल के बेसिक टर्म्स होते क्या हैं, वो सब हमने देखा। और इस चैप्टर में आपको उसी चीज़ के बारे में पढ़ना भी है, सर्कल होता क्या है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में वही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सर्कल होता क्या है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट लाई एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इट्स सेंटर। ठीक है, एक सर्कल एक राउंड शेप में होता है। ठीक है, बीच में कहीं भी आप एक ना एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे कि मैं एक ये फिक्स्ड पॉइंट मान लूँ, इस फिक्स्ड पॉइंट से ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर कहते हैं। पहली बात आप ये जान लो। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ना आप एक दूरी पे एक पॉइंट्स लगाओ। ठीक है, इस सेंटर से ना समान दूरी पे, मतलब इस सेंटर से, जैसे कि मैंने अगर आपको एक रफ शीट पे थोड़ा समझाऊं तो देखो, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इससे फिक्स डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। ऐसे मैंने इस फिर से 1 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे पॉइंट लगाया। ऐसे मैं पॉइंट लगाता गया, कितनी दूरी पे, इससे जो दूरी हो ना कितनी हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी हो। ऐसे है ना बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, जो कि इससे कितना दूर हो, 1 सेंटीमीटर दूर हो। ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारे हमने पॉइंट्स लगा दिए। ये जब पॉइंट्स है ना आपस में मिलने लग जाएंगे तो एक लाइन सा बना लेंगे। ठीक है, अभी जो लाइन सा बन जाएगा तो आपको एक शेप सा बन के आएगा, क्या कि एक सर्कल शेप में बन गया। ठीक है, तो हमने यहीं पे यहाँ पे वही लिखा है, एक सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का सेट, उस सारे पॉइंट का सेट एक प्लेन में, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस, जो गिवन डिस्टेंस मतलब सेंटर से, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक गिवन फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो। सारे पॉइंट्स कहाँ हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा, ये सर्कल का क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है। इतना क्लियर हो गया? तो आप देखो फिर से एक बार मैं समझाऊं। देखो सर्कल में एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सर्कल होता क्या है ना। तो सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसको हम सेंटर कहते हैं, वहां से एक समान दूरी पे, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक ऐसा सेट ऑफ ऑल पॉइंट है, मतलब उन पॉइंट का सारा सेट है जो कि सारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। कहाँ से? सेंटर से, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से। कहाँ लाई कर रहे हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या करें, सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। उन्हीं सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो हमारे पास एक सर्कल बन के आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है सभी पॉइंट का, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सर्कल होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमने आगे क्या लिखा है, लोकस ऑफ पॉइंट। अभी लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, वो सारे सेट का पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये जो हमने अभी सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट दिखाए ना, जो कि फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब जो हमारा रेडियस है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये भी आर होगा यहाँ का, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँ, ये भी एक जो डिस्टेंस है
वो क्या होगा, वो भी इसी के बराबर होगा। मैंने क्या कहा था, सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे अगर आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और 1 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट को दिखाया, तो आप भी यहाँ पे क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर मतलब सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लगाओगे। ठीक है, ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना चारों तरफ, इक्वल डिस्टेंस के बाद जो एक आप पॉइंट लगा रहे हो, इन सभी पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल बना है एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है, मतलब सेंटर से ये जो हमारे पास फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक जो पॉइंट हमने सेट ऑफ ऑल पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ये सभी पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, जैसे कि ये सर्कल है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ना फिक्स्ड डिस्टेंस पे सारे हमारे क्या है, पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर मैं मान लो ये यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस है, जो ऐसी यहाँ का लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का लेके इस पॉइंट तक, मतलब इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है सभी पॉइंट से। आया समझ। ये जो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो सभी पॉइंट है जो आउटर जो चारों तरफ से है, उन सभी का क्या हो, डिस्टेंस इस पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट तक क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल बन के आता है। ठीक है, और ये फिक्स्ड पॉइंट से ये जो पॉइंट्स हमारा लाई कर रहा है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। और इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इस सेंटर को अगर मैं ओ से डिनोट कर दूं या कैपिटल सी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। इतना क्लियर हो गया। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये जो सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट है ना, ये सर्कल के क्या होते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, कहां से, सेंटर से। ठीक है, जैसे कि सेंटर से यहाँ पे जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर दूर है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो भी सेंटर से सर्कल से कितना दूर होगा, सेंटर से वो भी ये वाला पॉइंट 1 सेंटीमीटर दूर ही होगा। ऐसे ये वाला पॉइंट भी सेंटर से कितना मीटर दूर, कितना सेंटीमीटर दूर होगा, 1 सेंटीमीटर ही दूर होगा। मतलब इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, कहां से, सेंटर से। इतना क्लियर हो गया। अब देखो कोड होता क्या है, अब पढ़ेंगे हम कोड क्या होता है। ठीक है, एक सर्कल में कोड क्या होता है। जब भी आप किसी सर्कल के बाउंड्री, ये जो हमारे पास बाउंड्री बन के आएगी, जब आप इन सारे पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो हमारे पास एक कंप्लीट लाइन वाला फिगर बन के आएगा, है ना, एक कंप्लीट लाइन वाला, मतलब ये सारी लाइन बन जाएगी। ठीक है, सर्कुलर सी लाइन बन जाएगी। ये जो बाउंड्री है सर्कल की, ये सर्कल की जो बाउंड्री है, जब आप सर्कल के बाउंड्री के 2 पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ करो, जब आप सर्कल के 2 पॉइंट, मतलब जैसे कि मैं एक ये पॉइंट ले लूं और एक ये पॉइंट ले लूं, इन दोनों पॉइंट को टच करके आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो हमारे पास ये जो लाइन बन के आई ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम कोड ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमारे पास कोड क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके हमने ड्रॉ की हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, डायमीटर। ठीक है, ठीक है, आपने कोड ड्रॉ किया। अब कोड को आप ठीक है, देखो ये सर्कल हो गया, जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, कोड को ड्रॉ किया ना, ऐसे सर्कल के किसी 2 पॉइंट से टच करके एक लाइन ड्रॉ की गई, उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है, आपने एक ऐसा कोड ड्रॉ किया जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है, लेकिन वो सेंटर से होके पास हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा कोड ड्रॉ करना है आपको जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है ना, तो ये मतलब एक कोड हो गया। मैंने अभी कहा ना, कोड क्या होता है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके खींची गई एक लाइन होती है ना। ये सर्कल के 2 पॉइंट, मतलब बाउंड्री के 2 पॉइंट, ठीक है, तो वो बाउंड्री के 2 पॉइंट को टच करके खींची गई एक लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है। ये जो सेंटर है ना, उससे पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो कोड बन के आती है ना, वो सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड होता है वो होता है। ठीक है, जो सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड होता है ना, वो कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। और इसी लार्जेस्ट कोड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। जो सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास लार्जेस्ट कोड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पे यही लिखा है, देखो एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो और 2 पॉइंट को टच करे सर्कल पे। ठीक है, अभी मैंने बताया था कोड क्या होता है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे। अगर कोई कोड सेंटर से होके पास हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अभी हमने रेडियस पढ़ा था ना, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, है ना। ऐसे अगर मैं इस रेडियस का डबल कर दूं, मतलब यहां से लेके इस पूरे डायमीटर को बना दो, ये डायमीटर बन जाएगा ना पूरा। देखो यहां तक का रेडियस था, ऐसे ये सेंटर से लेके ये यहां तक का पॉइंट का ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये पूरा क्या बन गया, अब ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन जो बन के आएगा वो पूरा क्या बन गया, डायमीटर बन गया। अभी हमने देखा था एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट को टच करा हो और सेंटर से पास हो, उसको हम कहते हैं डायमीटर कहते हैं, है ना, डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर आया किसके इक्वल है, आर, ये भी रेडियस आर है और यहाँ तक का भी डिस्टेंस आर है, मतलब आर प्लस आर के इक्वल है, मतलब 2r के इक्वल है, मतलब आर के डबल के इक्वल आ रहा है ये डायमीटर। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अब हमने अगली लाइन क्या लिखी है, जो लार्जेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल का वो क्या होता है, उसका डायमीटर ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब हमारे पास आगे क्या टर्म यूज होता है सर्कल में, आर्क, ठीक है। अब आर्क क्या होता है किसी सर्कल में, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल की जो बाउंड्री है ना, ये जो सर्कल का सेंटर हो गया, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप है ना कहीं पे भी दो पॉइंट को दिखा दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जब टच करोगे आप, वो तुम्हारा कोड बन जाएगा, ठीक है। आपको ज्वाइन नहीं करना है। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है बाउंड्री की, इसी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कल का आर्क, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सर्कमफ्रेंस मतलब आपने जैसे कि स्क्वायर में पढ़ा हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल में पढ़ा हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है, लेकिन सर्कल के केस में पेरीमीटर की जगह हम क्या यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये सर्कल की जो बाउंड्री है ना उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है वो कितनी है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब समझ आ गया। तो वही कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस का वो पार्ट जो कि दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा हो, मैंने अभी यही बताया ना, सर्कमफ्रेंस का वो पार्ट जो दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा हो, सर्कमफ्रेंस ये रहा, दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। मैंने वही कहा, दो सर्कल के दो पॉइंट के बीच में जो बाउंड्री लाई कर रही है सर्कल की, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं सर्कल का, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, देखो जब हम किसी सर्कल में ना एक कोड ड्रॉ कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ना सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट मतलब वो एरिया जो सर, देखो हमने एक कोड ड्रॉ किया, तो इस कोड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, है ना, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो दोनों पार्ट है ना उसको हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये जो छोटा वाला जो एरिया है ना इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला जो सर्कल का एरिया है, रीजन है, मतलब क्षेत्र है, उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। सेगमेंट मतलब समझ आ गया ना, ये जो एरिया कवर हो रहा है, एरिया जो बांटा जा रहा है कोड के द्वारा। देखो यहाँ पे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लिखा, अ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क, एक ऐसा क्षेत्र जो कि कोड और आर्क के द्वारा बनाया गया हो। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमने क्या किया, एक कोड ड्रॉ कर दिया, यहां से लेके यहां तक ये जो हमारा बाउंड्री है वो क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, ठीक है। आर्क ये भी है और आर्क ये भी होता है हमारा, है ना, ये भी तो दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या आर्क ही है सर्कल का, ठीक है। ये बड़ा वाला आर्क है, ये छोटा वाला आर्क है। ये देखो ये कोड है, ये क्या हमारा कोड है, इस कोड और आर्क के बीच में एक ये वाला भी एरिया आ रहा है और इस कोड और ये वाला आर्क के बीच में ये वाला भी एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना उसे हम कहते हैं सेगमेंट, कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। आई होप आपको सारे चीज समझ में आए होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने ना इतने ही टर्म लिखे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ना दो टर्म और यूज होते हैं जो कि आपके इस चैप्टर में तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझा जरूर देता हूँ, ठीक है। देखो एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक सर्कल पे ना बाहर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल के दो पॉइंट को टच हो रही है, ठीक है। एक बाहर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल के दो पॉइंट को टच हो रही है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं पता है, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। एक और सर्कल ड्रॉ करो, अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सर्कल के केवल एक पॉइंट को टच करे, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करी, यहाँ पे सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करके जो लाइन पास हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। जब कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करके
टच करे या टच करके पास हो जाए उसको क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। लेकिन एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करके पास हो जाए, जैसे कि मैं एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा ना तो आपको दिखेगा भी, जैसे कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे सर्कल का, इससे है ना एक लाइन ऐसे पास आउट, बस टच करते ही निकल गई। ठीक है, सर्कल क्या है, सेट ऑफ बहुत सारे पॉइंट है ना, इनमें से एक पॉइंट को टच करके क्या हो, पास हो जाए बस। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके बस पास हो जाए उसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। इस सेंटर से है ना हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जो सर्कल को टच होकर पास हो रही है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम है बस, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन आगे ना आपके बुक में कहीं भी सीकेंट और टेंजेंट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ क्योंकि सर्कल में ये चीजें पढ़ना जरूरी होती है। ठीक है, शायद आपकी नेक्स्ट ईयर आ जाए 10th में। ठीक है, तो देखो सीकेंट समझ में आ गया। अब ये देखो, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जिस पॉइंट से टच होकर पास हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, इस सेंटर ऑफ सर्कल से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या देगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से कहां तक की दूरी, बाउंड्री के किसी एक पॉइंट से लेके सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। तो सेंटर से हमने ना एक बाउंड्री तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, लेकिन हमने कौन से पॉइंट तक ड्रॉ किया, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी है सेंटर से। ये हमारा रेडियस तो हो गया, लेकिन ये जो रेडियस आएगी ना इस लाइन के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर मतलब वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ये रेडियस हमेशा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली लाइन के साथ हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये यहाँ से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो इसका जो एंगल बनेगा ना हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, चाहे वो टेंजेंट ऐसे पास हो कि कैसे भी पास हो, अगर आपने यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ किया तो 90 डिग्री का बनेगा, जैसे कि आपने यहाँ से एक रेडियस पास किया तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कल था, सर्कल में हमारे पास जो टर्म यूज होते हैं इसमें इतना ही था। ठीक है, अब आप आगे देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रीज ऑफ सर्कल। ठीक है, आपने छोटी क्लास में मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा ना कि शेप्स के सिमेट्रीज के बारे में, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। जैसे स्क्वायर होता है हमारे पास, उसमें वर्टिकल सिमेट्री भी होती है और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी होती है ना। ऐसे हम सर्कल के सिमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है गणित मंजरी, उसमें हमारे पास सर्कल के दो सिमेट्री के बारे में बात करी गई है, एक तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री और एक रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, देखो जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है ना वो सर्कल के किसके अलोंग आती है, डायमीटर के अक्रॉस आती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको हमारे पास जो एक्टिविटी है उससे समझाऊं, ये जो हमारे पास ये जो एक्टिविटी है अगर हम वो परफॉर्म करके समझे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पेपर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पेपर है। हमें क्या करना है, सर्कुलर पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है। तो हमारे पास, और फोल्ड कैसे करना है, सो दैट द बाउंड्रीज ओवरलैप देन ओपन इट। ठीक है, तो करते हैं, देखो ये हमारे पास सर्कल था, हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है कि वो ना बाउंड्रीज को ओवरलैप करे। जैसे कि ये जो बाउंड्रीज होते हैं ना हमारे पास, ये सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसको क्या कर ले, ओवरलैप करे, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा भी नीचे नहीं जाना चाहिए, एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, तो रखते हैं, देखो रखने के बाद है ना हमें इसको ऐसे दबा देना है यहां से डायमीटर के अक्रॉस। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, जोर से प्रेस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास है ना ये जो मुड़ने के बाद जो निशान से आ जाती है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्रीज होता है। ठीक है, सर्कल का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो आप क्रीज देख रहे हो, ये जो मुड़ा हुआ निशान देख रहे हो आप, इट इज ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये हमारे क्या बन गया, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री का लाइन बन गया। मतलब इसके अक्रॉस अगर आप ऊपर देखोगे, इसके अक्रॉस अगर आप ऊपर देखोगे, जितना एरिया वो होगा, मतलब जैसा शेप उसका होगा वैसे शेप नीचे होगा, आप देख भी रहे होगे, है ना। जैसा शेप हमारा ऊपर है वैसी शेप हमारे पास क्या है, नीचे है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। ये जो लाइन हमारे पास क्रीज आई है वो क्या हमारे पास हो गई, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ये। ठीक है, ऐसे अगर आप इसका कोड ड्रॉ करोगे तो है ना, आप इतना सा फोल्ड कर दो, बस ऐसे फोल्ड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या होता है, कोड ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, आया, जो सर्कल के बस
दो पॉइंट को टच करके खींची गई एक लाइन हो, तो हमारे पास ये जो क्रीज है वो क्या दिखा रही है, कोड ऑफ सर्कल दिखा रही है, शो कर रही है ना। ऐसे हमारे पास जो डायमीटर, ये जो बीच में जो क्रीज आई है, जो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया जिसके जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब बाउंड्री जो ओवरलैप हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी हिस्सा है ना ऊपर ना जाए, थोड़ा सा भी हिस्सा नीचे नहीं है, मतलब एक के ऊपर एक दिखा देना है, ठीक है। तो इसके लोग है ना, देखो आप जो एरिया देखोगे, मतलब जैसा शेप ऊपर है वैसे ही शेप नीचे है, मतलब इसका जितना एरिया होगा ना इस वाले पार्ट का और इस वाले जो पार्ट का बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। किसके अलोंग, डायमीटर के अक्रॉस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन आई ना, ये जो क्रीज लाइन आई ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री आती है। रिफ्लेक्शन से आप क्या समझ पा रहे हो, जैसे हमारे पास मिरर होता है, उस पर हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक पिक्चर आपकी आती है ना, इमेज आती है ना, कहाँ पे, मिरर में। आपकी फोटो से आपकी जो फेस है उसकी बिल्कुल सिमेट्रिक इमेज आती है मिरर में। वैसे ही देखो, अगर मैं ये मान लू ये हमारे पास आईना हो गया, मिरर हो गया, तो जैसा शेप ऊपर है वैसे ही शेप नीचे आ रहा है ना, मतलब इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। अब देखो रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, जो कि किसी भी एंगल पे घुमाने पे जो हमारे पास सर्कल हो वो चेंज ना हो, मतलब सेम सा दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री होती है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो, जो आपने व्हील देखा होगा ना किसी भी मोटर व्हीकल का या बाईसाइकिल का, आपने व्हील देखा होगा, उसका जो, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लुक एट द व्हील। ये जो व्हील है हमारे पास, आप चाहे किसी भी बाईसाइकिल या मोटर व्हीकल का देख सकते हो, यू सी अ पॉइंट ऑफ व्हील टचिंग द ग्राउंड। ये जो व्हील है ना, इसका जो एक पॉइंट है कहाँ पे टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है। जैसे कि ये जो, अगर मैं ये मान लूं ये एक व्हील है, तो यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, रोड होगा, है ना। ऐसे हमारे पास क्या होगा, रोड होगा, ठीक है। ये जो रोड पे है ना, वो क्या हो रहा है, पहिया टच हो रहा है, कहाँ पे, एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना। अब कुछ समय बाद जब मैं ये व्हील को रोटेट करूंगा, ये लिखा है ना, यू आफ्टर द रोटेशन ऑफ व्हील एट एनी एंगल, इसको मैं थोड़ी सी एंगल के लिए करूँ, रोटेट कर लूं, मतलब थोड़ा सा मैं घुमा दूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये जो सर्कल है ना वापस उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये वाला पॉइंट है ना, तो मैं क्या करूँ, इस वाले पॉइंट को ऐसे नीचे ले आऊंगा, ठीक है। अगर आप, मैं इसको रफ शीट थोड़ा समझाऊं तो देखो, ये सर्कल था, है ना। सर्कल का ये पॉइंट अभी क्या ग्राउंड पे टच है ना। इसको मैंने क्या किया, जैसे ये लाइन है मेरी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा रोटेट कर दिया, मतलब इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर ले गया, यहां तक ले गया, ठीक है। अभी भी जो इसका जो वो शेप है सर्कल है, और ठीक है, और जो पॉइंट टच हो रहा है ग्राउंड पे, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी तो आपको पता चल रहा होगा ना, ये वाला पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा इसमें कौन सा पॉइंट पहले टच था। मतलब आफ्टर सम रोटेशन हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि जो सर्कल था ना, सर्कल कौन सा पॉइंट, जैसे कि अभी ये वाला पॉइंट टच है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं फिर भी कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला ही पॉइंट टच हो रहा है। अभी भी मेरे को ये तो नहीं पता ना कि यही वाला पॉइंट है, घुमाने के बाद वापस यही वाला पॉइंट सेम टच हो रहा है ग्राउंड पे कि नहीं, या ये वाला पॉइंट टच हो रहा है वापस। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी वापस भी आ सकता है ना, हमें ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो जब हमें फिगर में पता ना चल पाए कि वो जो हमने कुछ उसमें चेंजमेंट किया और फिर भी वो सेम हमें दिख रहा है, तो वो हमें कहते हैं, उसे हम सिमेट्री ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो फेस है, अगर आप मिरर में देखते हो कुछ चेंजमेंट देखते हो नहीं, क्योंकि वो सिमेट्री है बिल्कुल उस फेस का, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो क्या होती है, जैसे कि एक सर्कल है, उसका जो व्हील है, उसका जो एक पॉइंट है वो क्या हो रहा है, ग्राउंड पे टच हो रहा है। अगर आपने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट करने के बाद उसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ टच होगा, ग्राउंड में टच होगा अभी भी, है ना। लेकिन वो जो टच हो रहा है पॉइंट, वो क्या सेम पॉइंट है, आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ऐसे सिमेट्रिक है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो वही पॉइंट पे टच हो रहा है, ये कोई दूसरे पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, जो सर्कल होता है उसका जो रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पढ़ भी लो, क्या लिखा है मैंने, आफ्टर द रोटेशन ऑफ व्हील एट एनी एंगल यू अगेन सी अ पॉइंट ऑफ व्हील टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा रोटेट कर दो एंगल को किसी एंगल पे, तो आप क्या देखोगे, जो व्हील है ना अभी भी क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। कैन यू टेल इफ द 2 पॉइंट्स आर द सेम पॉइंट। ये जो हमने अभी समझाया ना आपको,
ये जो दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं ग्राउंड पे, वो क्या सेम पॉइंट है? आप बता सकते हो? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका जो रोटेशनल सिमेट्री होता है उसके कारण आप क्या कर सकते हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि वो कौन सा पॉइंट टच हो रहा है दोनों में से। ठीक है, देर इज नो वे यू कैन टेल, वही लिखा है ना, आप नहीं बता सकते। रोटेटिंग व्हील लुक्स सेम एट ऑल टाइम, जो ये व्हील होगा हमेशा एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो सर्कल है ना, रोटेशनल सिमेट्री होती है सर्कल के पास, इसलिए हम उसको पता नहीं लगा सकते, मतलब उनके बीच में डिफरेंस पता नहीं लगा सकते उन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया, देखो जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया, इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब मैंने पूछा आप इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके, ये दोनों पॉइंट हमेशा इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का यूज हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो हमेशा इन दोनों पॉइंट होके, इन दोनों पॉइंट से होके पास हो। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या कहा, हमारे पास 2 गिवन पॉइंट है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो, हमेशा पास हो। तो आप ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से? ठीक है, इसका आंसर क्या हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, द नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स इज इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी। अब ये क्यों होता है, अब ये क्यों होता है, देखो उसका हम रीजन भी समझेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो पहले, द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो है ना, उसका रीजन है कि हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ना ड्रॉ भी करके रखा है। जैसे हमारे पास ये एक ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया। देखो इसे मैंने 1 सर्कल ड्रॉ किया, 2 सर्कल ड्रॉ किया, 3 सर्कल ड्रॉ किया, 4 सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे में ना और बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा के भी दिखाऊंगा कि आप कैसे नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द 2 गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारा सी हो और एक पॉइंट हमारा क्या हो, डी हो। तो यहाँ से आप कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और कैसे ड्रॉ कर सकते हो, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, उन दोनों पॉइंट का यूज करके आपको मैनी सर्कल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन का पहले तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 गिवन पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, अब इनका क्या करना, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो, जैसे कि आपको मैं अगर रफ शीट पे समझाऊं तो देखो ये इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, इन पे क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इनके ऊपर जो 90 डिग्री भी बनाए और इन दोनों लाइन को क्या करे, इक्वल में डिवाइड भी करे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये कैसी लाइन होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पे क्या बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, और बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है उसको क्या करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब अगर मैं ये ओ पॉइंट मान लूं, तुम्हारे पास ओ ए इक्वल टू में ओ बी आना चाहिए हमेशा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इस लाइन के ऊपर, इन दोनों गिवन पॉइंट के द्वारा जो लाइन ड्रॉ करी गई है इनके ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे ना, उसका सेंटर हमेशा ना इन्हीं पे लाई करेगा। जैसे आप इस सेंटर को लेके यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ से लोगे यहाँ तक का पॉइंट का जो रेडियस लोगे, तो आप यहाँ से जो सर्कल ड्रॉ करोगे यहाँ का भी आर ही आएगा। वो कैसे आएगा, देखो अभी आप समझ जाओगे, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो मैंने एक कंपस ले लिया है, आपको भी कंपस लेना है। ठीक है, और 2 गिवन पॉइंट को आप ले लेना कुछ भी। ठीक है, कितने भी डिस्टेंस का, फिर आपको क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना जो कि इन दोनों से पास हो,
उसका जो सेंटर है ना हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, तो देखो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, आपको एक बार जो डी पॉइंट है उसके ऊपर आपको कंपास को रखना है, और आपको है ना इसके जो हाफ लेंथ से थोड़ा ज्यादा, जैसे इसका हाफ लेंथ कहीं यहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा अप्रोक्स में, ये नहीं कि एग्जैक्ट, तो इसके थोड़ा आधे से ज्यादा खोल के आपको क्या करना है, एक बार ऊपर आर्क लगाना है ऐसे, एक बार नीचे आर्क लगाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करना है, आपको सी पॉइंट पे कंपास रखना है और वहां से आपको क्या करना है, आर्क लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी रख के आर्क लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे आर्क लगाओ और एक बार ऐसे आर्क लगाओ। अभी दोनों जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं आपस में, उन दोनों पॉइंट को क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम ज्वाइन। देखो इनका इंटरसेक्शन ये रहा और इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये रहा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइन बन के आई ना, वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगी। ठीक है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, एक पॉइंट में डिवाइड भी कर रही है, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है हमें, हम इस आर्क को क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, ताकि ये जो फिगर है ना सर्कल वाला और ये जो आर्क है आपस में क्या हो, मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, ताकि हमें सर्कल का जो फिगर अच्छे से दिख जाए, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इसको रब कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगेन से इसको अच्छे से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, पहले तो हम इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल तो हमारा इसी के सेंटर से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी के सेंटर से एक सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उतना कंपास खोलना है जो कि इसके जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है रेड लाइन और ये जो पेंसिल वाली लाइन है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको वहां पे करना है, कंपास रखना है। ठीक है, और वो कहां तक का डिस्टेंस खोलना है, ये सी पॉइंट तक का डिस्टेंस खोलना है। ठीक है, और आपको एक सर्कल ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, तो आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। एक बार मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करना है, आपको इस जहां पे रेड लाइन और ये जो पेंसिल वाली लाइन है इंटरसेक्ट करी, वहां पे आपको कंपास रखना है और सी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको ओपन कर लेना है कंपास से। फिर आपको एक सर्कल मार्क कर लेना है। ठीक है, एक सर्कल तो ऐसे ड्रॉ हो गया। ठीक है, और आप कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इस लाइन पे आपको कहीं पे भी एक पॉइंट रख लो, जैसे आप मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और इस मार्क तक आपको खोल लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको करना है, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तुम्हारे पास एक और सर्कल ड्रॉ आ गया है ना। ऐसे अगर आपको और सर्कल ड्रॉ करने हो तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे ना आप यहाँ पे पर कंपास रख लो। ठीक है, और कितना कंपास खोल लो, इस सी पॉइंट तक कंपास खोल लो। ठीक है, मैंने जैसे ओपन कर लिया ना, जैसे कि मैंने इस परपेंडिकुलर लाइन पे यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ तक का मैंने क्या किया, सी पॉइंट तक का एक कंपास को ओपन कर लिया। ठीक है, इतना ओपन करने के बाद क्या करना है, जहां पे हमारा कंपास है ना उसको फिक्स रखना है, क्योंकि वो हमारा सेंटर बन गया। ठीक है, और यहां से हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ऐसे। ठीक है, तो इस कंपास को दोबारा रखेंगे हम। ठीक है, हमारे पास एक और सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे ना आप ऐसे इन्फिनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन को देखो, ये लाइन तो कभी खत्म होगी नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली है ना, तो आपके सेंटर भी कभी खत्म होंगे नहीं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इन्फिनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट का यूज करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 पॉइंट की बात होगी। ठीक है, अब हम 3 पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट अगर हमारे पास वो क्या हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, तो उन तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे 3 पॉइंट जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट का मतलब इन तीनों कोलिनियर पॉइंट्स का यूज करके आप कितने वो कर सकते हो, ड्रॉ सर्कल। ठीक है, उसका आंसर बताओ मुझे। आप एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको पहले उसके सेंटर का पता लगाना है। ठीक है, उसका सेंटर का पता कैसे लगाएंगे,
अगर हमारे पास दो कोलिनियर तीन कोलिनियर पॉइंट्स आए, ऐसे 3 पॉइंट आ गए हमारे पास और जो कि आपस में कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास एक ये साइड आ जाएगी और हमारे पास एक ये साइड आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाना है, ठीक है। और इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे ज्वाइन करेंगे ना, वो जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है ना ऐसे चला गया और ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरी साइड पे ऐसे चला गया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर बन के आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा, और ये लाइन सीधी है तो ये लाइन भी क्या आएगी, हमेशा सीधी आएगी, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा हमेशा, है ना। ऐसी ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पे आपको क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं लाइन पास होगी, ठीक है, और सीधी लाइन पास होगी, क्योंकि उसको 90 डिग्री बनाना है ना। अब इस दोनों लाइन को देखो, इन दोनों को जो लाइन का जो दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, कैसी दिख रही है, पैरेलल लाइन की जैसी दिख रही है ना, तो ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ये कभी आपस में क्या इंटरसेक्ट ही नहीं हो पाएंगी, है ना। तो ये जो पैरेलल लाइन बनेंगी, जब भी हम इनके देखो, जब हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा दोनों साइड का, वो हमेशा क्या आएगा, पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक है। जिस कॉमन पॉइंट को हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हम कर ही नहीं सकते हैं, तो यही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, नो सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन डजंट मीट एट एनी कॉमन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन है, वो कभी भी एक कॉमन पॉइंट पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसका एक सेंटर भी नहीं बन के आ पाएगा ना, तो हम एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम वहां से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगला लाइन ये लिखा है, गिवन एनी 3 पॉइंट्स नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोलिनियर नहीं है वो लाइन, ठीक है, मतलब सॉरी, कोलिनियर लाइन नहीं होती, पॉइंट्स होंगे, वो जो हमारे पास पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे, तो वहां से हमारे पास कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, ओनली यूनिक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। यूनिक मतलब ओनली सिंगल सर्कल, ठीक है, कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, मतलब उन पॉइंट से ओनली सिंगल सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और इसका जो सेंटर बन के आएगा उसको कहते हैं सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये आता कैसे और होता कैसे, देखो यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ये तीनों एक ही लाइन पे तो है नहीं, तीनों अलग अलग लाइन पे है ना। तो देखो एक ट्राइंगल शेप का कुछ बन के आएगा हमारे पास फिगर। जब हमारे पास 3 पॉइंट आ जाए जो कि एक ही लाइन पे ना हो, तो हमारे पास एक ट्राइंगल का फिगर बन के आता है, ठीक है। ऐसा बन के आए, ऐसा बन के आए, या हमारे पास ऐसा बन के आए, ठीक है, कैसा भी बन के आ सकता है ना। अब देखो, अब ये ट्राइंगल बन के हमारे पास यहाँ पे कितनी साइड्स होगी, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड होगी। अब हमें इससे क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ करके। तो हमें तीनों साइड का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। हमारे पास अगर 2 पॉइंट होते थे, हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइन होती थी, एक ही लाइन होती थी। यहाँ पे हम एक ही लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। इस एक लाइन पे हमारे सारे सेंटर लाई करते थे, इससे हम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 साइड है, तो हमें तीनों साइड का क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे आपस में मीट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे तीनों, वही हमारे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। किसका, सर्कल का। जिस सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, उस सर्कल का क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, जो कि एक ट्राइंगल वाले फिगर के ऊपर ड्रॉ हो, उसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और उसका जो सेंटर होता है, जो कि कैसे बन रहा है, इसका जो सर्कम सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर करते हैं, है ना। अगर सर्कम सर्कल बन रहा है, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे। और ये जो सर्कम सेंटर बन कैसे रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन रहा है, जो कि ट्राइंगल के तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे, जैसे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने जैसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका आधा भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे ज्वाइन होंगे, वो हमारे जो पॉइंट होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है।
ये कैसे आया सर्कम सेंटर? इन तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास सेंटर आ गया, इस सेंटर से आपको क्या करना है, इन तीनों को, इस सेंटर से क्या करना है आपको, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ओपन करना है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओपन कर लो, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओपन कर लो, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओपन कर लो। मतलब अगर हमारे पास ये ओ हुआ, ये ए बी सी ट्राइंगल हुआ, तो आपको क्या करना है, ओ ए का डिस्टेंस खोल लो, ओ बी का डिस्टेंस खोल लो, या ओ सी का डिस्टेंस खोल लो। आप कंपास को मैंने अभी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी रेडियस तक का ओपन करना है ना हमें, तो अब ओ ए को रेडियस मान लो, ओ बी को रेडियस मान लो, या ओ सी को रेडियस मान लो, किसी को भी रेडियस मान लो, ठीक है। आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो वो हमेशा इन तीनों पॉइंट को पास होकर ही ड्रॉ होगी, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के, मतलब ट्राइंगल का जो तीनों वर्टेक्स होता है, उन तीनों वर्टेक्स को पास होकर एक सर्कल हमारा ड्रॉ होगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा रखा है। देखो पहले हम तो पढ़ लेते हैं हमारे पास लिखा क्या है। जब हमारे पास सर्कल बन के आएगा, उसको क्या कहते हैं, उस यूनिक सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का। हुज वर्टिसेस आर द 3 गिवन पॉइंट्स, और उनके जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या, हमारे पास 3 गिवन पॉइंट होते हैं। अभी हमने देखा था ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं 3 पॉइंट की बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक ट्राइंगल का वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। ऑफ द 3 पॉइंट्स लाइज एट द, जो कि किससे बना है, उन तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बना है। मैंने अभी समझाया था ना, उन तीनों साइड का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वही हमारे क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है इस सर्कम सर्कल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। अभी फिगर बन के कैसे आया है, अभी मैंने आपको समझाया ना। आपको क्या करना है, ऐसे 3 पॉइंट लेने, जैसे मैंने ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इनको ज्वाइन करना है। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया आएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी। इन तीनों साइड क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने एक ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर लाइन भी है, और इसका ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, देखो मैंने अभी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था, बस उसी का यूज करना है, ठीक है। इस पॉइंट को लेना है, इस पॉइंट को लेना है, इन दोनों पॉइंट से ना ऊपर नीचे क्या करना, आर्क ड्रॉ करना और एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। ऐसे सिमिलर आपको एसी लाइन के लिए करना है, बीसी लाइन के लिए करना है, ठीक है। इन तीनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जब ड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास एक तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, कहाँ पे आएगा, ओ पॉइंट पे आएगा, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस सर्कम सेंटर पे कंपास रखना है, फिर आपको ओ ए तक का डिस्टेंस को क्या करना है, कंपास ओपन करना है। आपको इतना नहीं करना तो ओ बी तक का डिस्टेंस ओपन कर लो, आपको इतना भी नहीं करना तो ओ सी का डिस्टेंस तक ओपन करो। इन तीनों में से आप किसी का भी एक बार, हर बार नहीं करना है, ठीक है। ओ ए का भी खोल रहे हो बार बार, ओ बी का भी खोल रहे हो, ओ सी का भी चेक कर रहे हो, नहीं, आप ओ ए का खोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार खोल लिया, ठीक है। ओ ए का डिस्टेंस तक आपने कंपास खोल लिया, फिर आपको करना है यहाँ पे कंपास को रखना और फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है। जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना, वो हमेशा ए बी सी तीनों पॉइंट से पास होके ही जाएगा, ठीक है। ये तब हमारे पास जो सर्कल बन गया वो हमारा सर्कल कौन सा बन के आएगा, सर्कम सर्कल बन के आएगा, ठीक है। ये जो ओ पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर है, ये जो सर्कल हमारा क्या, सर्कम सर्कल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 ट्राइंगल हम पढ़ते हैं ना एंगल के बेसिस पे, क्या क्या होता है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। तो देखो इन तीनों ट्राइंगल में हमारे पास जो सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा। पहले तो ये किस वाले, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, जिसमें जो सारे एंगल हो ना हमेशा क्या हो, एक्यूट एंगल मतलब 0 से लेके 89 डिग्री तक हो, मतलब 90 डिग्री से हमेशा क्या हो, कम हो, ठीक है। 90 डिग्री से हमेशा क्या हो, कम हो, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल की बात कर रहे हैं हम, जो तीनों एंगल है ना हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होते हैं, मतलब 0 से 89 डिग्री तक ही होते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो सर्कम सेंटर होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, जैसे कि इस केस में देख लो, ये भी हमारे पास क्या एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही है, वो हमेशा क्या कर रहा है, जो हमारा जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल उसके इनसाइड में लाई करता है, लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो हमारा सर्कम सेंटर होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, वो कहाँ लाई करता है, इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर लाई करता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाई इनसाइड द ट्राइंगल आएगा, ठीक है, यहाँ सर्कल नहीं आएगा बच्चों, ट्राइंगल कर लेना आप, ठीक है, यहाँ आप ट्राइंगल करना, ठीक है, ट्राइंगल के इनसाइड आएगा, ठीक है, सर्कल के तो अंदर आएगा ही हमेशा, सर्कम सेंटर है ना,
आप सही कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें से एक ट्रायंगल का जो एंगल हो वो क्या हो, हमेशा 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या हो, हमेशा बड़ा हो, ठीक है। 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है, मान लो ये 120 डिग्री का है, तो हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना, तो हमारा ये जो ट्रायंगल बन के आया, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारा जो सरकम सेंटर होता है वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, मतलब यहाँ कहीं जो होता है ना सबसे बड़ा एंगल, उसके सामने कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कहाँ पे लाई करा था, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक क्या एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। 90 डिग्री का एक एंगल हो, इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा सरकम सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, उस पे लाई करती है। कहाँ पे लाई करती है, इनके मिड पॉइंट पे, मतलब इनके बीचों बीच कहीं ना कहीं लाई करेगी हमेशा, ठीक है। वो आप चाहे ड्रॉ करके देखना, आपको मैंने सिखा तो दिया ही कि कैसे हम सरकम सर्कल सरकम सेंटर ड्रॉ करते हैं। इन तीनों साइड का क्या करना है आपको, इन तीनों साइड का क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाई करेगा, आगे समझ। तो आपको क्या करना है, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो उन तीनों साइड का, जहां पे लाई करेगा ना, आप उससे क्या कह सकते हो, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उससे ही बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा सरकम सर्कल और सरकम सेंटर के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब देखो आगे क्या कह रहा है इस पॉइंट में, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हमारे पास क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दो इक्वल कोड हो, मतलब ऐसे कोड जिनकी जो लेंथ है वो क्या हो, सेम हो, तो वो क्या करेंगे, सेंटर पे ना सेम एंगल बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये मैंने ओ सेंटर ले लिया, ठीक है, और ये जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है इसको मैं ए बी कोड मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ये वाला जो कोड है सी डी कोड मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस कोड को क्या मान लेता हूँ, सी डी कोड, इस कोड को मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी कोड मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास जो कोड है वो क्या हमारे पास इक्वल है, ए बी इक्वल टू में सी डी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोड इक्वल हुए ना, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, ये कह रहे हैं। मतलब ये जो सेंटर है ना ओ, उस पे जो ये कोड के द्वारा एंगल बनाया जाएगा ऐसे, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इस कोड के द्वारा जो एंगल बनाया गया कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ये जो कोड इक्वल हुआ तो दिस इंप्लाइज इफ ए बी इक्वल टू में सी डी, देन हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास एंगल है ए ओ बी वो किसके इक्वल आएगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल आएगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये इसको मैं ना, इसका जो ये हमारे है ना सारे के थ्योरम्स है, इसका जो प्रूफ है ना, हम है ना एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। और देखो आगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। मतलब अगर हमारे पास इफ हमारे पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू में एंगल सी ओ डी दे रखा है, ये हमारे पास गिवन हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, देन जो इनका जो कोड है, कोड का जो लेंथ है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये कहना चाहता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो थ्योरम है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास और थ्योरम्स में क्या दे रखे हैं, देखो, a line drawn from the center to the midpoint of a chord is perpendicular to that chord और vice versa। मतलब ये हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल का एक सेंटर है जिसको मैंने O मान लिया, ठीक है। ये हमारा एक कोड है सर्कल का जिसको मैं ए बी मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ करी गई, कहां से, सेंटर से कहां तक, मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। मतलब ये जो कोड है इसके मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया। मतलब अगर मैं इसको मैं एम पॉइंट मान लू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इफ अगर ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया वो कोड के मिड पॉइंट तक मैंने ड्रॉ किया। मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ, ये कोड का क्या होगा, बीचों बीच होगा, मतलब ए एम इक्वल टू में बी एम भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए एम इक्वल टू में बी एम गिवन है, ठीक है। अगर अगर हमारे पास ए एम इक्वल टू में बी एम हुआ, मतलब अगर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि मिड पॉइंट पे हो किसके, कोड के ऊपर, तो क्या हुआ, ऑफ अ कोड,
इज परपेंडिकुलर टू दैट कोड, मतलब ये जो लाइन होगी ना वो क्या होगी, इस कोड के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये जो लाइन होगी ना इस कोड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ए एम इक्वल टू बी एम आया, मतलब अगर हमारे पास ए एम इक्वल टू बी एम आया, यहां से हम क्या कह सकते हैं, देन ये जो हमारे पास ओ एम जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना वो क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी, किसके, कोड के। ठीक है, ये कहना चाहता है, ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, ये 90 डिग्री एंगल को दिखाने का एक सिंबल है। ठीक है, अब देखो आगे, इसके आगे क्या लिखा मैंने, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर हमारे पास इफ ओ एम परपेंडिकुलर हुआ ए बी के, मतलब ये लाइन हमें क्या कह रही है, ये ओ एम है ना ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना रही है, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देन जो हमारे पास ये जो ए एम है ना, ए एम इक्वल टू बी एम आएगा, मतलब एम हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए बी कोड का। ठीक है, ये कहना चाहता है ये थ्योरम। ये प्रूव कैसे करेंगे वो हम अपने सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, अगर हम इसमें समझेंगे ना तो ये वाली जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है ना आपका काफी लंबा चला जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ना बस समझाने समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको इसका जो प्रूफ देखना है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और थ्योरम दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखो, पढ़ते हैं। कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा, मतलब क्या कह रहा है, एक कोड ड्रॉ करो, जो दो कोड ड्रॉ करो जो दोनों की जो लेंथ हो ना इक्वल हो। ठीक है, तो अगर दोनों की अगर लेंथ इक्वल है ना तो वो क्या होगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रही होगी। जैसे कि हमारे पास एक सेंटर हो गया सर्कल का, मैंने क्या किया, एक कोड ड्रॉ किया गया। ठीक है, इस कोड की जितनी लंबाई है, जैसे कि ये मैंने एक, इस कोड को मैंने ए बी मान लिया। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे कोड ड्रॉ किया, इस कोड को मैंने क्या किया, सी डी कोड मान लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हमारे पास इफ कोड की जो लेंथ है, मतलब कोड्स इक्वल लेंथ के हैं, कोड्स आर इक्वल लेंथ या कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या कर रहे हैं, हमने ड्रॉ किए, अगर मैंने ए बी को सी डी के इक्वल ड्रॉ किया तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से तो कोड की जो दूरी है, मतलब ये एम पॉइंट मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, एन पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी हो ना तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ही फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इनके बीच का सबसे कम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास ये दोनों कोड इक्वल लेंथ की हुई ना तो हमारे पास अगर ये सेंटर ओ हुआ तो हमारे पास जो ओ एम है ओ एन के इक्वल आ जाएगा, मतलब यहाँ सेंटर से लेके कोड तक का डिस्टेंस और इस सेंटर से लेके इस कोड तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अगर कोड हमारे इक्वल लेंथ के हुए तो। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हमारे पास जो कोड है ना सेंटर से इक्वल दूरी पे है, मतलब ओ एम हमारे पास ओ एन के इक्वल दे रखा है, तब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास कोड है ना दोनों वो भी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गिव टू अनइक्वल कोड्स द लॉन्गर कोड इज क्लोजर टू द सेंटर। देखो जितना बड़ा कोड होगा उतनी बड़ी क्या होगी उसकी डिस्टेंस होगी, मतलब उतना दूर हो उसका जो सर्कल का जो पॉइंट है उतना दूर लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे लाई कर रहा है, इतनी इतनी लंबाई है उसकी, अगर ये थोड़ा और ऊपर लाई करता है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करता है, इतनी लंबी डिस्टेंस हो जाती है, मतलब जितना लंबा कोड होगा उतना वो सेंटर के पास होगा। वही कह रहे हैं, गिवन टू अनइक्वल कोड, हमारे पास दो अनइक्वल कोड है। ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ा कोड होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, सेंटर के पास में लाई कर रहा होगा। जैसे कि हमारे पास मैंने एक ये, जैसे कि अगर मैं आपको रफ शीट पे ही समझाऊं तो देखो, तो देखो हमारे पास ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैंने क्या किया, एक कोड को यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक कोड को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब बताओ इनमें से हमारे पास बड़ा कोड कौन सा है, ये अगर ए बी कोड है और ये सी डी कोड है तो हमारे पास जो ए बी कोड है वो क्या छोटा है, किससे, सी डी कोड से, है ना। ये जो सी डी कोड अगर बड़ा है, ए बी कोड छोटा है, तो इनके पास इन दोनों कोड में से कौन सेंटर के पास ज्यादा लाई कर रहा है, ये ज्यादा सेंटर के पास है कि ये वाला जो कोड है ये वाला सेंटर के ज्यादा पास है। आप क्या कहोगे, सी डी वाला जो कोड है ना वो सेंटर के ज्यादा पास है, सेंटर के ज्यादा क्लोज है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है सर्कल के, अगर हमारे पास कोई कोड ड्रॉ करना हो जितना नीचे करोगे ना तो उनके बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस उतना छोटा आएगा, जितना ऊपर ड्रॉ करोगे ना, मतलब जितना सेंटर के पास ड्रॉ करोगे ना उतना सर्कल का जो है ना बाउंड्री उतना दूर होगा, मतलब उतना बड़ा कोड बनेगा। ठीक है ना, तो जितना बड़ा कोड उतना सेंटर के पास। ठीक है, वही यहाँ पे ये वाला लाइन कह रहा है। ठीक है,
अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क आप जानते हो ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो बाउंड्री होता है सर्कल का, हमारा क्या होता है, आर्क होता है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर हमारे पास ये सर्कल है और ये इसका क्या क्या सेंटर है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ओ पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, इस आर्क को मैं क्या कर लेता हूँ, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से ना, ये वाला जो आर्क है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहता, आर्क क्या होता है, सर्कल के दो पॉइंट के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये भी आर्क हो सकता है और ये बड़ा वाला भी आर्क हो सकता है। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, मतलब इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को हमारे पास सेंटर से ज्वाइन कर दो। अगर हमारे पास ये जो एंगल बन के आया, ये हमारा थीटा हुआ। थीटा ना कोई भी एंगल है, आप ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, यहीं पे यहाँ तक कितना कह रहा था, अगर आर्क के द्वारा जितना सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है ना, तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट, मतलब देखो इतना तो ये आर्क का पार्ट हो गया, आर्क के अलावा जो पार्ट बच गया बाउंड्री का सर्कल का, उसके ऊपर जो एंगल बनाएगा, देखो सेंटर पे तो थीटा बनाया, ये अगर मैंने बाउंड्री पे ऐसा एक एक और एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितना होगा पता है, इस एंगल का हाफ होगा। मतलब अगर मैं इसको 2 थीटा मान लूं, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा का हाफ होगा, मतलब थीटा/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ना। देखो क्या कह रहा है इस थ्योरम में, दो अगर एक आर्क ले लिया मैंने, इस आर्क के द्वारा जितना सेंटर पे एंगल बना रहा है ना, जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा वो दुगना होगा। किससे दुगना होगा, जो सर्कल का जो बच गया पार्ट, इस आर्क के अलावा जो सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर जो एंगल बनाएगा ना, उससे दुगना बनाएगा। कहाँ पे, सेंटर के ऊपर। ये कह रहे हैं, मतलब आप सिंपल समझ लो, अगर वो सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रहे हैं ना, तो ये आर्क सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, और इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर यहाँ पे थीटा बना रहे हैं ना सर्कमफ्रेंस पे ये आर्क, तो ये यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर सेंटर पे वो 2 थीटा बना रहा है, तो वो आर्क है ना, सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको इस एग्जांपल समझाऊं, देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये मैंने आर्क ले लिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, एक एंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, ये यहाँ पे बनाए, मतलब ये जो तीनों एंगल बनाएगा, ये अगर ये थीटा हुआ, ये जो एंगल सेंटर पे बनेगा इस आर्क के द्वारा, ये हमेशा 2 थीटा ही बनेगा। ठीक है, देखो सेंटर हुआ, यहां से लेकर यहां तक आर्क हुआ, इस आर्क के द्वारा यहाँ पे 80 डिग्री बनाया गया एंगल, तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस पे ना, उतना यहाँ पे कितना एंगल बनाया जाएगा, 40 डिग्री बनाया जाएगा, इसका हाफ। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो, इस आर्क के द्वारा अगर यहाँ सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पे अगर ये 20 डिग्री बना रहा है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, इसका डबल बनाएगा, 40 डिग्री बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया, तो आप क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अगर कोई आर्क अगर कोई आर्क सेंटर पे 100 डिग्री बना रहा है, तो वो इस आर्क पे कितना एंगल बनाएगा, इस थीटा की वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ना इस थीटा की वैल्यू मुझे, होमवर्क क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये इस थीटा की वैल्यू मुझे बताना कितना आएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, कोरोलरी। मतलब पता क्या होता है, जो हमने थ्योरम पढ़ा गया ना, उस थ्योरम में जो चीज प्रूव कर दी गई है, उसी का यूज करके हमारे पास जो रिजल्ट बन के आता है, उसमें क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। ठीक है, देखो द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। इसी थ्योरम पे बेस है ना, ये बता रहा है, अगर देखो अगर हमारे पास एक डायमीटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये डायमीटर है सर्कल का, इस डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, कहाँ पे, किसी भी, मतलब जैसे कि ये एंगल जो बनाया जाएगा, ये जो एंगल होगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ऐसी ये जो एंगल बनाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, हमेशा क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। कहाँ पे, अगर ये जो सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट टच होगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ऐसे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ पे ये कह रहा है, ये 90 डिग्री क्यों बना पा रहा है, देखो ये सर्कल हुआ, अभी हमने क्या कहा था, जो आर्क होता है
जो आर्क वो अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उतना क्या करता है, वो सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा एंगल बनाता है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो देखो ये डायमीटर है, ये कितना एंगल होता है बताओ, ये 180 डिग्री का एंगल है ना, आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस आर्क से लेके ना सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो इस आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया जाएगा, इसका आधा, मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री, है ना। समझ में आया आपको? देखो फिर से समझो, ऐसे हमारे पास एक डायमीटर है, ये जो आर्क है सर्कल का, ये वाला जो, अगर मैं इसको रेड पेन से दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। देखो ये जो आर्क है सर्कल का, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे, ये सेंटर है ना, इस सेंटर पे कितना एंगल बनाया जाएगा, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया जाएगा, इसका आधा मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है कोरोलरी में, क्या, जो एंगल सबटेंड होता है किसी भी डायमीटर के द्वारा किसी भी पॉइंट, डायमीटर के द्वारा किसी भी सर्कल के पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये क्यों बनाता है, इसी से हमने अभी समझा। ठीक है, इसी के रिजल्ट से, इसी की थ्योरम से हमारे पास एक रिजल्ट बन के आया। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा सर्कल क्या हो, सेंटर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया दो पॉइंट से। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं एट अदर टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, दो पॉइंट थे, उनसे मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट बन गए ना सर्कल के, एक ये छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट बन गए। अब क्या कह रहा है, इस दोनों पॉइंट से ना इक्वल एंगल ड्रॉ करना है, कहाँ पे, दूसरे पॉइंट तक। मतलब देखो यहां से यहां तक एक पॉइंट, मैंने एक पॉइंट यहां मान लिया और एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस पॉइंट से ना इन दोनों, मतलब इन दोनों लाइन सेगमेंट से यहां जो एंगल बनाया जाएगा इस सी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे उतना ही एंगल क्या करना है आपको, बी ए बी को डी, देखो अब समझो क्या कह रहा है, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करी ना, इस ए बी लाइन सेगमेंट से ना आपको एक ही तरफ सेगमेंट पे, मतलब सेगमेंट का एक ही तरफ, एक ये सेगमेंट था, मैंने क्या किया, दूसरी तरफ जो सेगमेंट था, जो बड़ा वाला पार्ट था, वहां पे मैंने क्या किया, इक्वल एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल के दो पॉइंट से, मतलब ये जो ए बी के द्वारा जो सी पॉइंट पे जो एंगल ड्रॉ किया जाएगा ना, ये वाला एंगल, उतना ही एंगल मैंने, अगर यहाँ पे मैंने थीटा एंगल ड्रॉ किया, उतना ही एंगल मैंने ना सर्कल के दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ किया। ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट होंगे ना, ये अब क्या होंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। अगर मैंने थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया और ऐसे अगर मैंने थीटा एंगल दूसरे जगह ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट टच होंगे, मतलब ए बी का जो पॉइंट टच होगा वो कहाँ पे टच होगा, डी पॉइंट पे टच होगा। ठीक है, आपको मैं अगर रफ शीट पे थोड़ा अच्छे से समझाऊं, देखो एक सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। क्या कह रहा है, आपको दो पॉइंट लेने हैं, दो पॉइंट हमने ले लिए, इन दोनों को लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट को टच करके। ठीक है, मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया। आपको क्या करना है, सर्कल के एक ही सेगमेंट की तरफ आपको दोनों एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप ये वाला सेगमेंट लो, ये बड़ा वाला सेगमेंट लो, मैंने एक बड़ा वाला सेगमेंट ले लिया। ठीक है, इस बड़े वाले सेगमेंट में ना मैंने इन दोनों जो सर्कल, जो ये जो लाइन है, इन लाइन का जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का यूज करके मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। इस एंगल का नाम क्या दिया मैंने, थीटा एंगल। मतलब अगर मैंने, ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक थीटा एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, इतना ही एंगल है ना, मुझे ना यहाँ कहीं ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, सेम एंगल ड्रॉ करना है। ये जो मैं सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इन दोनों पॉइंट का यूज करके, इन दोनों लाइन सेगमेंट का जो दोनों पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट का अगर मैं यूज करके एक थीटा एंगल मैं एक और जगह ड्रॉ करूंगा ना, तो ये जो तीसरा पॉइंट आएगा वो मेरे से सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ये जो ए बी सी डी जो है, ये चारों पॉइंट हमेशा सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं
उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कौन साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना ही कह रहा था। देखो, इफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट आपने क्या किया, ड्रॉ किया, अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट अदर द टू पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट। देखो, एक सेगमेंट ये था, एक सेगमेंट ये बड़ा वाला था। इस सेगमेंट की एक ही तरफ अगर वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इन ये जो लाइन है इक्वल एंगल अगर सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो चारों पॉइंट हो गए ना एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे। अगर इस लाइन का यूज करके अगर मैंने यहाँ पे भी थीटा एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और उतना ही एंगल मैंने दूसरी तरफ ड्रॉ किया, जो पॉइंट आएगा ना हमारे पास, ये जो पॉइंट आएगा और ये जो पॉइंट आएगा सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा, मतलब ये चारों पॉइंट क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कौन साइक्लिक कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो थ्योरम है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास है ना एक और थ्योरम रह गया, अब वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल, देखो किसी भी सर्कल में अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे ना, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बस इसका यही फंडा था। यहाँ पे यही लिखा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसकी चार साइड हो। ठीक है, देखो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक हमने ए बी सी डी का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, इसकी साइड कितनी है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। ठीक है, ये चारों साइड इक्वल लेंथ की हो सकती है, इक्वल लेंथ की हो भी नहीं सकती है, इनका जो एंगल है इक्वल भी हो सकता है, नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें चार साइड होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई शेप क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अंदर बस क्या होना चाहिए, चार साइड होने चाहिए, वो भी क्लोज्ड में होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्लोज्ड भी है, चार साइड भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर लाई करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अभी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन के आया है ना किसी सर्कल के अंदर, इनका जो अपोजिट एंगल, मतलब ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, इनका जब सम करोगे ना आप, एंगल ए प्लस में एंगल सी करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे सिमिलर ये वाला जो एंगल है बी प्लस एंगल डी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ए और बी आपस में इक्वल है, सी और आपस में डी इक्वल है, ये नहीं कह रहे हैं। जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कोई बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चारों में से। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एंगल बी प्लस में एंगल डी करोगे ना, वो भी हमें से क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके जो अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सेम है, ठीक है, सॉरी अपोजिट एंगल सेम नहीं है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो उनके अपोजिट एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर उनके अपोजिट एंगल का सम, वाइस वर्सा का मतलब समझा रहा हूँ, उनका जो रिवर्स है ना वो भी ट्रू होता है। मतलब अगर हमारे पास उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आया तो जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस थ्योरम में बस यही कह रहा था, अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उनके जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर हमारे पास उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है तो वो जो शेप है क्वाड्रिलेटरल वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना 5th चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें इतना ही है। ठीक है, और जो थ्योरम रह गए जिसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, सेपरेटली अलग वीडियो में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तब अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर के। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।